नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अवैध उत्खनन और गंदा पानी को नदी में छोड़ने से अरपा हो गई है बदहाल। ईमानदारी से काम करने पर लौटाई जा सकती है रौनक। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हुई फेल, गैस का रिफिल कराने नहीं पहुंच रहे हितग्राही। कोटा क्षेत्र के जंगल में बाघ के पद चिन्ह मिलने से ग्रामीणों में हलचल, वन विभाग चला रहा सर्च ऑपरेशन। और सेंट पेलोटी स्कूल में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली अरपा नदी पिछले कुछ वर्षों से बदहाल है। शासन प्रशासन इस दिशा में केवल बातें कर रहा है, धरातल पर कोई बेहतर कोशिश नहीं हो रही है। गंदे नाली के पानी और जलकुंभी से नदी पड़ी हुई है, जबकि शासन इस पर करोड़ों रुपए अब तक बर्बाद कर चुकी है। अरपा नदी बिलासपुर के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि यह शहर की जीवनदायिनी मानी जाती है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से अरपा नदी में केवल बारिश के दिनों में ही पानी नजर आता है, जबकि गर्मी के दिनों में यह नदी सूखे नाले की तरह नजर आती है। हालांकि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य करते हुए इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी अरपा नदी उस स्वरूप में नज़र नहीं आ रही है जैसी इसकी कल्पना की जा रही है। ना तो इसमें पानी नज़र आता है, ना ही सौंदर्यीकरण की दृष्टि से नदी पर कोई कार्य दिखता है। यही वजह है कि केवल बारिश के 4 महीनों में नदी में पानी बहता है, बाकी 8 महीने यह सूखी रहती है। नदी में पानी की उपलब्धता भले न हो, मगर इसके किनारे स्थल को सुंदर बनाए रखने के लिए दोनों ओर की सड़कें बना दी गई हैं। वर्तमान में नदी में पानी की जगह केवल गंदे नाली का पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के जानकार और कुछ विशेष लोग मानते हैं कि इसके लिए मुख्य वजह अरपा का उत्खनन और गंदे नाली का पानी नदी में छोड़ा जाना मुख्य है। जो आपसी लड़ाई है, इनका नतीजा है, और अफसर हैं बाहर के, उनको अपने से मतलब है, और इन दोनों के कारण आज अरपा नदी जस का तस है। हमने 18 वर्ष पूर्व उद्गम से लेकर संगम तक के एक अरपा का सर्वांगीण विकास हो, संरक्षण हो, इस हेतु मुहिम चलाया था, और वह मुहिम आज भी जस का तस है। अरपा का उद्गम स्थल भी वैसी के वैसी है, और शहर की हाल इतना बद से बदतर हो गई है कि सारे शहर के जितने भी गंदे नाले के पानी है वो आज भी अरपा में डाला जा रहा है। दोनों रोड तो बनाया जा रहा है, कंक्रीटकरण तो कर रहे हैं, लेकिन पानी को तो अरपा में ही डाल रहे हैं। अब देख लीजिए, जलकुंभी है, बदबू आ रहा है, पैसा ये पानी एक भी नहीं है। मौसमी खास करके बरसात के समय में 40 ऐसे जो छोटे नदी नाले हैं वो अरपा नदी में आकर मिलते हैं, और ये सब अधिकांश बरसाती नदी नाले हैं, और बाकी समय में आप जो पानी दिख रहा है वो शहर के गंदे पानी है। तो क्या कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? कंक्रीटकरण कर रहे हैं, कुछ नेताओं का उसमें और कुछ अधिकारियों का लाभ हो रहा है, लेकिन जनता तो त्रस्त है, अरपा नदी भी त्रस्त है। आप देख लीजिए, जो बैराज बनाए दोनों जगह पे, जलकुंभी और गंदे पानी नाले के पानी सब, और पूरे जीवाणु और जो थोड़ा बहुत स्वस्थ और अच्छा वातावरण था वो भी पूरे गंदे हो गए हैं। आप नदी किनारे रहने वाले पचरी घाट और शिव घाट के आसपास रहने वाले सब जाके हालत पूछ लीजिए, इतनी गंदी व्यवस्था है कि आप निस्तार ही नहीं कर सकते। आप पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अरपा के विकास के लिए यहां बैराज बनाने की स्वीकृति देते हुए अरपा नदी में 2 बैराज बनवा दिए। इसके अलावा सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू कराया। तो वहीं अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाकर अरपा में विकास की कार्य योजना पर कार्य शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार जाने के बाद एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में है और अरपा फिर से वही गंदगी से भरी नज़र आ रही है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य महेश दुबे का मानना है, कागजों पर नहीं बल्कि धरातल में अगर काम किया जाए तो अरपा का यह स्वरूप वापस आ सकता है, लेकिन न जाने क्यों शासन ऐसा करना ही नहीं चाहती। ये अरपा बिलासपुर की जीवनदायिनी है।
और कहा जाता है कि यदि हम किसी की नीति और नियत के साथ काम करेंगे तब उसका परिणाम दिखता है। पूर्व सरकार ने एक अच्छी नियत के साथ कार्य किया था, उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा था। दो बैराज बने, दोनों किनारे रोड बनी और गंदा पानी उसमें ना जाए उसके लिए लाने का निर्माण हुआ। पर वर्तमान सरकार मुझको नहीं लगता कि उसकी नीति और नियत दोनों साफ होगी, क्योंकि वर्तमान में जो अरपा का स्वरूप आप देख रहे होंगे, खनन जस का तस चल रहा है, गंदगी जस की तस तेजी से बढ़ती जा रही है और नाले के निर्माण के कार्य में कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मुझको लगता है कि इसी तरीके से कार्य होता रहा तो अरपा लुप्त प्रायसी हो जाएगी, मृत प्रायसी हो जाएगी। आज जरूरत अरपा को पुनर्जीवन का है। यदि खनन रुकेगा तो खनन जो रेत होता है स्पंज का काम करता है नदी में। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जिस नदी में रेत होगी उस नदी में पानी होगा, पर दुर्भाग्य हमारे यहाँ रेत का खनन हो रहा है। और उसके विकास के लिए या उसके उत्थान के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कोई पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ कागज में बात हो रही है, नेताएं बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पर मुझको लगता है कि अरपा बने रहने के लिए हम सब के साथ साथ सरकार को जरूरत है, पर सरकार वैसा कार्य नहीं कर रही जैसा आम लोगों को अपेक्षा थी। बिलासपुर शहर के मध्य होकर बहने वाली अरपा नदी पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नदी की वजह से ही बिलासपुर का जल स्रोत बना रह सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह नदी में अवैध उत्खनन के साथ केवल नाले का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, यह उचित नहीं है। मौजूदा समय में जो राशि अरपा नदी के विकास पर खर्च हो रही है, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ केवल औपचारिकता ही निभाई जा रही है। अगर नदी को अपने मूल स्वरूप में लाना है तो सबसे पहले गंदे नाली के पानी को बंद करना होगा, नदी के समतल को बेहतर करना होगा, तभी अरपा में 12 महीने पानी रखने की योजना है उसे साकार किया जा सकता है। वरना आने वाले समय में अरपा नदी केवल इतिहास में ही दर्ज होकर रह जाएगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। बिलासपुर के चुचुहियापारा रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। राहगीरों को पानी भरे अंडरब्रिज से गुजरने में कठिनाइयां होती हैं। वहीं दोपहिया और छोटे वाहन चालक जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं। इस समस्या को लेकर वार्ड पार्षद अब्दुल इब्राहिम ने कहा कि जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन से बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाकर जलभराव को दूर किया जाएगा। पार्षद ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में समस्या से पूरी तरह निजात पाने के लिए स्थायी समाधान पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। निरंतर हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे से कि पानी क्यों जाम हो रहा है और क्यों पैक हो जा रहा है करके। जब वहाँ जाके निवेदन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनके द्वारा आके सफाई करते हैं। हम लोग भी नगर निगम के कर्मचारियों को भेज के वहाँ सफाई करवाते हैं। आने वाले समय में हम लोग को उम्मीद है रेलवे हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत सारा काम हम लोग रेलवे से निवेदन करके करा चुके हैं। ये भी समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 23 फरवरी को जनपद पंचायत कोटा और तखतपुर में चुनाव होंगे। इन दोनों ब्लॉक में निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। कोटा में 104 एवं तखतपुर में 124 ग्राम पंचायत है, जिनमें 697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कोटा के 299 एवं तखतपुर में 398 मतदान केंद्र शामिल है। कोटा में कुल 75,051 पुरुष मतदाता एवं 75,852 महिला मतदाता और 5 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इसी प्रकार तखतपुर में 1,05,340 पुरुष एवं 1,02,948 महिला मतदाता और 3 तृतीय लिंग के मतदाता हैं, जो निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। मतदान का समय सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में कल थर्ड फेज का चुनाव होना है। उसमें बिलासपुर जिले में तखतपुर तथा कोटा में चुनाव होना है। आज तखतपुर में यहाँ 398 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किया गया है। प्रत्येक मतदान दल में 4 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। सभी के लिए व्यवस्था बनाई गई है, बसें लगाई गई है और सभी लोगों ने सामग्री प्राप्त करके रवाना होना स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए कुछ वर्षों पहले उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हे प्रदान किए गए थे। इस योजना का लाभ लेने के बाद अब हितग्राही गैस सिलेंडर नहीं भरा रहे हैं, जिससे योजना विफल साबित हो रही है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा शहर और ग्रामीण अंचलों में निवासरत बीपीएल हितग्राही को लकड़ी चूल्हे से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में करोड़ों हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया। इसके बाद कुछ महीने तक तो हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया, लेकिन धीरे धीरे इस योजना से अब वे दूरी बनाने लगे हैं। मौजूदा स्थिति में यह हाल है कि शहर में तो योजना का लाभ हितग्राही ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह महज 10 से 20% तक ही सिमट कर रह गया है। पिछले 3 सालों का ही आंकड़ा उठा लें तो देखें, शहरी क्षेत्रों में जहां प्रति 100 सिलेंडर में 95 लोगों ने योजना का लाभ लिया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5 से 10 सिलेंडर का ही रह गया है, जो दर्शाता है कि ग्रामीणों को आज भी लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की व्यवस्था है। हालांकि पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मौजूदा समय में आम उपभोक्ता को 892 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होता है, जिसमें सब्सिडी के तौर पर उसके खाते में 69 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल हितग्राहियों को यह राशि 367 रुपये की प्राप्त होती है। इस पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार भी गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी दे देती है तो उन्हें सिलेंडर महज 25 रुपये का आएगा। अब जरा सोचिए, एक ही देश में किस तरह से 2 वर्गों में सरकार ने गैस सिलेंडर को बांट दिया है। अगर आप एपीएल परिवार हैं तो आपको केवल 69 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर आप बीपीएल हितग्राही हैं तो छत्तीसगढ़ शासन और गैस में मिलने वाली सब्सिडी को जोड़कर केवल 25 रुपये ही देने होंगे। ऐसे में एक ही देश में 2 तरह की योजना चलाना कहीं से भी उचित नहीं लगता। गैस सिलेंडर उन जरूरी वस्तुओं में से एक है जो रोज़मर्रा की चीज़ों में बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक के लिए पूरी राशि और दूसरे को मुफ्त में देना कहाँ से उचित है। जाहिर तौर पर इस तरह की योजनाओं को बनाने से पहले एक बार सभी लोगों से इस बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि एपीएल परिवारों में भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस तरह की सब्सिडी की ज़रूरत होती है, लेकिन न जाने क्यों सरकार केवल योजनाएं बीपीएल परिवारों के लिए ही बनाती है, जिसमें कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन केवल शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बीपीएल हितग्राही बनकर इसका लाभ उठाते हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। उसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त
संस्थानों की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थानों को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। बैठक में 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रुपए की अनुमति के साथ ही छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अहर्कारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक की अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। इधर यादव जी की मधु जी छत्तीसगढ़ी फिल्म 28 फरवरी से प्रदेश के 35 सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में शूट की गई है। ये फिल्म एक रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें वह अपनी हमउम्र की एक महिला से प्रेम कर बैठता है, जिसे समाज और परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिल्म आखिरी समय तक अपने दर्शकों को किस तरह बांध कर रखती है और इस फिल्म का अंतिम परिणाम क्या आता है, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। शनिवार को प्रेस क्लब पहुंची फिल्म के स्टार कास्ट ने फिल्म की खूबियां और इसके पहलुओं को बताया, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। पिक्चर के बारे में कि सबसे पहले तो पिक्चर छत्तीसगढ़ी है लैंग्वेज में, पर जिन्हें छत्तीसगढ़ी नहीं आती उन्हें भी ये पिक्चर समझ आएगी और पसंद आएगी। कि अर्बन जो सिटी ऑडियंस है उनके लिए भी इसमें सारी चीजें हैं। जो हिंदी भाषी ऑडियंस है, जो अब तक हिंदी भाषी थी, उनके लिए भी ये फिल्म है और लैंग्वेज इस तरह से रखी गई है। साथ ही फिल्म फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, इमोशनल है, लव स्टोरी है और सभी तरह का एक्शन और बेस कॉमेडी है।
तो इट्स एंटरटेनिंग फिल्म। आप परिवार के साथ जो वीक का आखिरी दिन होता है, इट्स अ वीकेंड सेलिब्रेशन, कि आप अपना स्ट्रेस फ्री अगर होना है तो इस फिल्म को हफ्ते के आखिरी दिन देख लीजिए। पिक्चर आती यादव जी के मधु जी 28 फरवरी को। एकदम पारिवारिक पिक्चर है, पारिवारिक माहौल रही तो आप सब जन मन अपन परिवार के साथ ये पिक्चर के मजा लेबर जरूर। ये पिक्चर में खास है दो पहलू है, दो जनरेशन बताए गए है, ओकर बीच में का प्रॉब्लम होते है, लेकिन ओकर सॉल्यूशन भी वही मन हरे। ऐसे है कि जितना भी दिक्कत है ना वो हालात हरे, इंसान मन तो अपन अपन में हीरो है ही। तो आप मन ये चीज ला देखना, आप मतलब मजा ही, और बाकी तो आप मन ही रिव्यू देना। सभी से रिक्वेस्ट है 28 तारीख को आप मन के जहाँ भी रही तो छत्तीसगढ़ में नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज हुई। रिक्वेस्ट है, फैमिली कॉमेडी फिल्म हो, हल्का फुल्का मतलब जिन भी स्ट्रेस हो आपन का वो सब रिलीज हो जाए पिक्चर देखे के बाद। बहुत दिन से छत्तीसगढ़ी में ऐसा पिक्चर नहीं आया है। ये पूरा फुल सिचुएशनल कॉमेडी है, जबरदस्ती हंसाए की कोशिश नहीं करे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोटा क्षेत्र के जंगलों में एक बार फिर बाघ के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में हलचल मच गई है। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बाघ की उपस्थिति नहीं मिली। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये बाघ अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व का नहीं है, बल्कि किसी अन्य जंगल से भटक कर यहाँ आया हो सकता है। फिलहाल बाघ के रतनपुर बिलगहना की ओर मूवमेंट करने की जानकारी सामने आई है। कोटा के जंगलों में पिछले कुछ महीनों में कई बार बाघ के निशान देखे गए हैं, जिससे वन विभाग सतर्क हो गया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे ने देश भर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और नियमित ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इससे प्रयागराज और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भारी ट्रैफिक का दबाव बन गया है। स्थिति संभालने के लिए कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनों को आधे रास्ते में ही समाप्त कर वापस भेजा जा रहा है। एनी रेलवे ने 12 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसमें सारनाथ एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस भी 26 और 28 फरवरी को नहीं चलेगी। महाकुंभ में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे लगातार व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में सभापति चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जो अलग अलग नगर निगमों में सभापति के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। जारी सूची के मुताबिक बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडे, कोरबा के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, रायपुर के लिए धर्मलाल कौशिक, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी और जगदलपुर के लिए नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। संभागवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में बिलासपुर संभाग से पूर्व महापौर किशोर राय, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे को विभिन्न नगर पंचायत में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
बिलासपुर के सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में शुक्रवार को हुए एक बड़े हादसे ने स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया। स्कूल के टॉयलेट में हुए सोडियम ब्लास्ट से चौथी कक्षा की मासूम बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। इस घटना के बाद से परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रबंधन से जवाब मांग रहे थे। उनका आरोप है कि प्रबंधन स्कूल में हुए हादसे को दबाने की कोशिश कर रहा है और दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मंगला चौक स्थित सेंट पलोटी स्कूल की घटना के विरोध में शनिवार को सुबह से ही अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि वे सुबह से गेट पर खड़े हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ सोडियम स्कूल की लैब से नहीं बल्कि ऑनलाइन पटना से मंगाया गया था, जिसमें स्कूल प्रबंधन की संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को स्कूल से निकाला जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। 2 बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं स्कूल में, एक 7th में है, एक 2 में है। 2 में लड़की है, छोटी है, 7th में है जो बड़ा लड़का है। दोनों बच्चे मेरे यही पढ़ रहे हैं। इससे भी कई बार बता चुके हैं कि बाथरूम में बच्चे फटाका लाके टॉप टाइगर 6 नंबर फोड़ देते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फटाका बाथरूम के अंदर फूटता है स्कूल के, पंखा को लटक करके बच्चे झूल रहे हैं, ब्लेड टेढ़ा हो जाता है तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब कई बार घटना हो चुकी है, हर बार दबाया गया स्कूल की साइड से। मांग यही कि सही से कार्रवाई किया जाए, जो एक्शन लिया जाए और आगे भी इस चीज़ को सुधार किया जाए। तो इस चीज़ का पहले से बहुत डर था, क्योंकि इसके पहले ये एक बार की घटना नहीं है, पहले भी इस स्कूल में ये घटना हो चुकी है। इसलिए अब जो है हम लोग ये अभी इतनी भीड़ लगाए हैं कि अब जो है इसका ये जो फादर जो है इसको एक्शन ले। कभी भी इससे पहले जब भी हम कंप्लेंट किए, कभी फादर ने एक्शन नहीं लिया है, हमेशा समझाइश दे के छोड़ा है उन्हें। पर अब हमारी मांग है कि हमको जितने भी बच्चे इन्वॉल्व थे इसमें, उन बच्चों का नाम बताया जाए, उन पेरेंट्स से हमें मिलने दिया जाए और हम आगे का जो है हम उस हिसाब से ही हम समझेंगे कि बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है यहाँ पे। और सडनली हम इस स्कूल से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ठीक है ना। तो इसलिए हमारी मांग है कि जो हुआ है उस पर उचित कार्रवाई हो और बच्चे हमारे सेफ रहे। इसके लिए हम लोग यहाँ 7 बजे से आके सुबह से गेट पे पास खड़े थे और हम लोग ये चाह रहे थे कि स्कूल प्रबंधन के जो इंचार्ज हैं, फादर हैं यहाँ के प्रिंसिपल, वो आके एटलीस्ट हमको ये बताएं कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं उन सारा अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने कल मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने शरारत की बच्चे लोगों ने। जबकि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जांच के अनुसार कि बाकायदा वो सोडियम जो फूटा है वो लैब से नहीं निकाला गया था, बल्कि ऑनलाइन पटना शहर से मंगाया गया था और किसी टीचर के लिए मंगाया गया था। ऐसा जो लोग यहाँ के प्रबंधन के लोग भी बता रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग था, जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, कि 24 घंटे के अंदर उन सभी बच्चों को यहाँ से निकाला जाए और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाए, उन पर कोई छूट ना दी जाए। अगर 24 घंटे के अंदर अगर स्कूल प्रबंधन निर्णय नहीं लेता है तो हम मंडे को यहाँ के इनके खिलाफ भी सिविल लाइन थाने में एफआईआर कराएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। चिन्हांकित होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, आज सुबह स्कूल परिसर में जो आहत हैं और स्कूल जो बच्चों के जो परिजन हैं आज वहाँ पे गए हुए थे, उनकी मांग थी कि उसमें जो शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा जांच की जाए और जांच में इसमें पालकों को भी कुछ लोगों को टीम में रखा जाए और 2 दिन के अंदर जांच कर हमें सूचित किया जाए, उनकी मांगी थी। तो क्या पुलिस प्रशासन आगे कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, उसमें प्रचार के आवेदन पर से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में धारा 124(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज की गई है और विवेचना की जा रही है। घटना का विरोध दर्ज कराने स्कूल पहुंचे पालकों में काफी आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहां हो चुकी है, मगर स्कूल प्रबंधन मामलों को दबाता रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन आगे किस तरह की कार्रवाई करता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के लोफंदी गांव में जहरीली महुआ शराब पीने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से अवैध शराब के बढ़ते कारोबार की हकीकत उजागर कर दी है। बिना किसी मानक के बनने वाली ये देशी शराब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 13 महीनों में पुलिस ने 29,570 लीटर के आसपास महुआ शराब जब्त की, जबकि आबकारी विभाग ने सिर्फ 1,591 लीटर। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रशासन की पकड़ कितनी कमजोर है। आखिर क्यों हर साल जहरीली शराबों से मौत हो रही है।
महुआ शराब आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन अब यह मौत का कारोबार बन गई है। सरकारी देसी शराब से सस्ती होने के कारण इसकी मांग अधिक है और ज़्यादा मुनाफे के लालच में इसमें यूरिया, नौसादर और अन्य जहरीले केमिकल मिलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह शराब अब जानलेवा साबित हो रही है। लोफंदी गांव की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना था कि अलग अलग कारणों से मौतें हुई हैं। महुआ शराब तो पूरा महुए का पेड़ कटवा दिया जाए, इससे अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार को इस चीज़ में लेना चाहिए गंभीरता से। पुलिस विभाग कुछ नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, पुष्टि नहीं किया इनको। 9 लोग को पुष्टि नहीं किए इन लोग। महुआ शराब बिल्कुल बंद किया जाए पूरा छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया। महुआ का जो रहता है उसमें मात्रा नहीं रहता, यूरिया खातू डाल के पिलाया जाता है और इससे आदमी मरता है। महुआ शराब तो क़्यादर बंद कर देना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। ये तो हर छोटे छोटे गांव में जाओगे वहाँ महुआ शराब की एकदम जहरीली पदार्थ मिला के वो महुआ शराब बनाया जा रहा है। लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। अभी 9 लोगों की मौत हुई कहाँ, लोफंदी में, उसमें अभी तक के पुष्टि नहीं की है। तो सरकार से ये निवेदन है कि पूरे गांव, पूरे छत्तीसगढ़ में ये महुआ का शराब बंद होना चाहिए। महुआ शराब को पारंपरिक रूप से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बनाया और पिया जाता है, लेकिन अब यह धीमे जहर की तरह लोगों की जान ले रही है। बिना किसी मानक से बनाई जाने वाली इस शराब से खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिसमें यह लीवर डैमेज, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और मौत का कारण बन रही है। लोफंदी गांव में 9 लोगों की मौत इसी जहरीली शराब के कारण हुई। महुआ शराब में मिलावट के कारण यह नशे की बजाय शरीर के लिए जहर बन चुकी है। बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे लगातार आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिले में जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक में अब तक लगभग 200 से अधिक आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 218 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 9,500 लीटर देसी विदेशी और महुआ शराब की जब्ती हुई है। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। हमको जो दिखाई देता है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी विभाग भी अपना काम कर रही है। महुआ शराब की सबसे बड़ी खपत की वजह इसकी सस्ती कीमत है। सरकारी देसी शराब महंगी होती है, लेकिन महुआ शराब सस्ते दामों में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा खरीदते हैं। गांव में शराब बनाने और बेचने का अवैध कारोबार तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता है। दूसरी बड़ी वजह प्रशासन और शराब माफिया की मिलीभगत है। आबकारी विभाग और पुलिस केवल दिखावे के लिए कार्यवाही करती है, जबकि अवैध शराब का धंधा खुलेआम चलता रहता है। जब तक इस पर सख्ती से रोक नहीं लगाई जाती, तब तक लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। गांव-गांव में जो कच्ची शराब उपलब्ध हो रही है, आसानी से उपलब्ध हो रही है और ये लोगों को सस्ता भी पड़ रही है। इस कारण ही ग्रामीण इस पर ज़्यादा आकर्षित हो रही है। शराब तो किसी भी प्रकार की हो, ये मानव के लिए हानिकारक है और ये उनके मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन जिस तरह से आसानी से उपलब्ध हो रही है, उससे ये आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि 9 मौतें होने के बाद भी प्रशासन अभी भी नींद से नहीं जागा है और आबकारी विभाग भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। कि इसमें गांव की भी लोगों की संलिप्तता है, कोचियाँ इनमें शामिल हैं और जिनको इनका आसानी से पहुंच करवा देते हैं वे लोग इनमें शामिल हैं। जब तक ग्राम के हिसाब से और पुलिस संयोजक नहीं बनेगी, तब तक इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लोगों का कहना है कि अब महुआ शराब के नशे को बढ़ाने के लिए खतरनाक केमिकल और दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं। तस्कर इसमें स्लीपिंग पिल्स, यूरिया, नौसादर, अन्य जहरीले पदार्थ मिलाते हैं, जिससे इसका असर तेज हो जाए, लेकिन यही शराब धीमे जहर में बदल जाती है। गांव वालों का कहना है कि पहले यह पारंपरिक रूप से बनाई जाती थी, लेकिन अब इसमें मिलावट होने लगी है, जिससे मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोगों ने सरकार से महुआ शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह पहली बार नहीं है जब जहरीली महुआ शराब ने लोगों की जान ली। प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है और शराब माफिया खुलेआम अपना कारोबार चला रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।